बच्चों, सफलता का चरम एक खतरनाक स्थिति होती है। वहाँ पर पहुंचकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी लड़खड़ा सकता है। ऐसे में उसे ज़रूरत होती है एक ऐसे तंत्र की जो उसे गिरने से बचा सके। आज उसी से संबंधित एक कविता जिसका नाम है संगतकार और उसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था। 72 साल की उम्र में बुधवार 9 दिसंबर 2020 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। वह 12 दिनों से कोरोना से भी संक्रमित थे। तो बात हो रही थी बच्चों संगतकार की। संगतकार, यह जो कविता मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, कविता के कवि मंगलेश डबराल जी संगतकार कविता गायन में जो संगतकार की भूमिका होती है, मुख्य गायक का जो साथ देने वाला होता है, वही संगतकार होता है। और गायन के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य जैसे हर समाज में, हर तरफ इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को आप देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उसमें से प्रत्येक का जो भी संगति हो, भजन हो, कीर्तन हो, गायक के क्षेत्र में हो, उनमें जितने व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्तियों का एक अपना महत्व होता है। कुछ व्यक्ति सामने होते हैं और कुछ व्यक्ति सामने नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति सामने होते हैं अक्सर लोगों के द्वारा उन्हीं को देखा जाता है और उन्हीं की प्रशंसा की जाती है। और जो पीछे पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि जो मुख्य व्यक्ति गायन के क्षेत्र में बैठा है वही मुख्य है और उसी से यह गायन का कार्य हो रहा है। नहीं, जो संगतकार होते हैं, जो संगति देते हैं, वे सामने नहीं होते और सामने न होना उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी मानवीयता आप कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वे उनकी मानवीयता है कि मुख्य गायक के पीछे रख करके भी उनकी मदद करते हैं। और बच्चों, संगतकार केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं, संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में भी संगतकार दिखाई देते हैं। चाहे आप साइकिल के क्षेत्र में देखें, चाहे आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि अनेक स्थानों पे जो कारीगर होते हैं, जो मुख्य कारीगर होते हैं, उनके पास काम करने वाले जो लड़के होते हैं, संगतकार होते हैं, वे तरह तरह के काम सीखते हैं। लुहार, काष्ठकार, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले तमाम लोग इस श्रेणी से संबंधित होते हैं
जो अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीख लेते हैं। बच्चों, आज की जो मेरी यह कविता है, कविता का जो मुख्य विषय है वह है संगतकार। कविता कुछ इस प्रकार है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता संगतकार से लिया गया है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि इसके जो रचयिता हैं, जो इसके कवि हैं, वह हैं मंगलेश डबराल जी हैं। बच्चों, इस कविता में उन्होंने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। कविता कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आपको मैंने बताया, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। बच्चों, जब आप कहीं देखे होंगे, कीर्तन मंडली में आप देखिए या कहीं भी किसी क्षेत्र में देखें, गायन के क्षेत्र में, जब गायक मंडली का जो मुख्य गायक होता है, जब चट्टान जैसे भारी स्वर में वह बहुत तेजी से ऊंचे आवाज में बोलना शुरू करता है तो साथ देती है वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। तो जो पास में अगल बगल बैठे हुए लोग होते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि एक मुख्य गायक आगे बैठा हुआ है और वह चट्टान जैसे भारी आवाज में, चट्टान जैसे भारी स्वर में, चट्टान जैसे भारी स्वर विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। स्वर चट्टान के जैसा है और उपमा अलंकार का प्रयोग भी है। तो देखिए, मुख्य गायक बैठा हुआ है, जो अगल बगल लोग हैं वे सब संगतकार हैं। तो जब गायक मंडली का जो मुख्य गायक होता है चट्टान जैसे भारी स्वर में वह गाना शुरू करता है तो उसका साथ देती हैं सुंदर कमजोर आवाज़ कांपती हुई होती हैं जो संगतकार होते हैं। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। वह ऐसा जान पड़ता है कि वह मुख्य गायक, यहाँ भी विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो मुख्य गायक है उसका वह छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है या पैदल चल कर के सीखने वाला कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। बच्चों, आशा यह है कि गायक के साथ संगत करने वाला अक्सर देखा जाता है। ज़्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं देते हैं और वह पृष्ठभूमि का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो सकता है। हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य गायक की प्रसिद्धि के आलोक में हम में से बहुत कम ही लोग उस अनजाने संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं। अगली कविता देखिए बच्चों। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभालते रहता है। जैसे समय
संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसखिया था। बच्चों, शब्दों का अर्थ ध्यान दीजिए। प्राचीन, प्राचीन माने पुराना। अंतरे, किसी गीत के पहले पद या टेक को छोड़ करके जो बीच का अंतराल होता है, समय होता है, वह उसी को हम कहते हैं अंतरा। तान, तान माने कठिन आलाप, तान छेड़ना। सरगम, संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं जिनके नाम षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हैं। साधारण बोलचाल में इन्हें सारे, ग, म, प, ध तथा नी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले अक्षरों को लेकर सरगम नाम बनाया गया है। मुख्य गायक की गरज में, जो मेन होता है, जो पहला गायक होता है, मुख्य गायक की गरज में। देखिए बच्चों कविता, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बच्चों सदियों से, प्राचीन काल से, सदियों से यह एक परंपरा रही है। सदियों से यह एक परंपरा रही है कि मुख्य गायक के स्वर में जो संगतकार होता है वह अपना स्वर मिलाता आया है। मुख्य गायक की स्वर में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की जो भारी भरकम आवाज होती है, जो गरज, भारी भरकम आवाज के पीछे संगतकार की आवाज दबी सी रहती है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। बच्चों, जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है, जब गायक अंतरे की जटिल कठोर तान संगीत के जंगल में खो चुका होता है, अपने को खो जाता है और सुर से कहीं भटक जाता है, ऐसे समय में संगतकार स्थाई को संभाले रहता, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जो संगतकार, जो साथ देने वाले पीछे गायक होते हैं, क्योंकि वह कहीं भटक गया है, वह भूल गया कि कहाँ से मैंने तान शुरू किया और कहाँ मुझे गिराना है। ऐसे में संगतकारों की विशेष भूमिका होती है बच्चों। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। बच्चों, नौसिखिया, जब कोई भी कार्य आप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और एक स्थिति यह आती है कि पूर्ण रूप से आप उस काम को करने लगते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। कवि कह रहा है कि इसमें जो संगतकार होता है उसकी भूमिका इस तरह की होती है कि जैसे वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ जो सामान है उसे बटोर करके अपने साथ लाता है। जैसे जो संगतकार होता है उसकी यह भूमिका होती है कि आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान अपने साथ लेकर के आता है, जैसे उसे याद दिलाता हो कि उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों का उसे याद दिलाता है, उसके बीते दिनों का याद दिलाता है।
जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। बचपन माने प्रारंभिक दिनों की याद दिलाता है, जब वह नौसिखिया हुआ करता था। क्योंकि वह अनहद में खो जाता है, वह जंगल में खो जाता है, तो जो संगतकार होते हैं वह पीछे से उनको याद दिलाने का काम करते हैं। कविता की अगली पंक्ति देखो बच्चों। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। बच्चों, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी जो मुख्य गायक होता है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक में सरगम के ऊंचे स्वर, प्रेरणा, आगे बढ़ने की इच्छा, शक्ति, अस्त, समाप्त होना, मंद पड़ जाना, गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर, बंधता, बांधना, तसल्ली देना, बंधाता, तसल्ली देना। बच्चों देखिए आगे की पंक्ति का अर्थ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, कवि कह रहा है कि जब इस कविता में उन्होंने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को प्रतिपादित किया है। कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। तार सप्तक में जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने लगता है, जब एकदम अंतिम अवस्था पे वह पहुंच जाता है किसी स्वर को लगातार खींचते खींचते अंतिम स्वर पर, तब उसका जो गला है वह बैठने लगता है, तो प्रेरणा साथ छोड़ती है और आगे बढ़ाने की जो शक्ति है वह विक्षिप्त होने लगती है, साथ छोड़ने लगती है, उत्साह अस्त होने लगता है और जो उत्साह है, ताकत है, वह कम होने लगता है, हिम्मत जवाब देने लगती है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और जो आवाज है वह राख के जैसा बुझता हुआ समझ में आता, जो स्वर है उसकी आवाज, जो उसका स्वर है वह राख के जैसा बुझता हुआ प्रतीत होने लगता है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है, आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने लगता है, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, उत्साह में कमी आने लगती है, आवाज जो स्वर है वह बुझता हुआ राख के जैसा प्रतीत होने लगता है, तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। कविता की अगली पंक्ति देखो बच्चों। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बच्चों इस कविता में
कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका पर विचार करती है। कविता देखो बच्चों, शब्दार्थ: चुका राग, लय ताल से युक्त ध्वनियाँ, हिचक, संकोच, घबराहट, विफलता, असफलता, मनुष्यता, मानवता। कभी कभी यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। बच्चों, कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है, कभी कभी वह यूं ही देता उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। क्योंकि जो गायक होता है वह गाता रहता है, शुरू से अंत तक तो मुख्य गायक गा रहा है, संगीतकार पीछे से संगति दे रहे हैं। तो गायक को ऐसा प्रतीत न होने लगे कि वह अकेला ही गीत को गा रहा है, तो संगीतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को यह न लगे कि वह अकेला ही चला रहा है। और आगे, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और कभी कभी वह इसलिए भी गाता है कि ताकि मुख्य गायक को यह बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह गाते 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 कहीं वह भूल जाता है। तो यहाँ दो स्थितियाँ हैं। एक स्थिति यह है, पहला, कि कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, हाँ, ताकि मुख्य गायक को यह न लगे कि वह अकेला ही चला रहा है। और दूसरी बात कभी यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, माने जो लय ताल से युक्त ध्वनियाँ हैं उसको पुनः टेर देता है। कभी कभी वह इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। अगली पंक्तियाँ देखिए बच्चों, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक थी, जो एक हिचक साफ सुनाई देती थी, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये लास्ट पंक्ति है बच्चों, और इसका भावार्थ देखिए। इसमें भी कविता में गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया इस पंक्ति में। यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका पर विचार कर रही है, और यह आपके क्षितिज पाठ भाग 2 में संकलित है। और रचयिता को पहले ही बता दिया कि यह मंगलेश डबराल जी हैं बच्चों। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। कभी आप देखिए गायक के क्षेत्र में जो मेन होगा, जो मुख्य होता है संगीतकार, वह गाता रहता है, और जो संगीतकार होते हैं बगल में बैठे होते हैं, उनकी आवाज़ मुख्य जो मेन गाने वाला है उससे दबी हुई होती है। इन सारी प्रक्रिया के दौरान जो संगीतकार होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वह दबी होती है। अब होता क्या है, वह अपने स्वर को ऊपर नहीं उठाता, अपने स्वर को ऊंचा उठाने की वह कोशिश नहीं करता। तो ज़्यादातर लोग उसकी कमजोरी को समझ लेते हैं, मानते हैं कि वह उसकी कमजोरी मान लेते हैं, उसे विफलता मान लेते हैं, वह उसकी विफलता है। उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। जबकि बच्चों आपको बता दें, उसकी कमजोरी मान लेना गलत है, ऐसा नहीं है। वह तो गायक की आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए अपनी आवाज़ का त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज़ को दबा लेता है। बच्चों, यहाँ पर उसकी असफलता नहीं, यह तो उसकी मनुष्यता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है,
या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट की है कि उसकी जो दबी हुई आवाज़ होती है वह उसकी कमजोरी नहीं है। अक्सर लोगों के द्वारा कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन यह गलत है। वह मुख्य गायक की आवाज को प्रखर बनाने के लिए अपनी आवाज का त्याग करता है, धीरे वो बोलना शुरू करता है और जानबूझकर अपनी आवाज को दबा लेता है। यह उसकी असफलता नहीं, यह तो उसकी बच्चों मनुष्यता है। कविता में कुछ प्रश्न भी हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मुख्य गायक और संगतकार के संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। स्पष्ट कीजिए। मुख्य गायक और संगतकार के मध्य एक अटूट संबंध होता है। संगतकार के बिना मुख्य गायक प्रसिद्ध के शिखर पे नहीं पहुंच सकता। संगतकार मुख्य गायक को कदम कदम पर संभाल कर उसके गायन को प्रभावी बनाए रखता है। इस तरह मुख्य गायक संगतकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों। संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है? वह यह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगतकार में योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और अवसर होने पर भी वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं उठाता है तथा कभी भी अपनी गायकी को मुख्य गायक के गायन से बेहतर सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता है। इसे संगतकार की मनुष्यता कहा गया है। यह मनुष्यता मुख्य गायक को सम्मान देते हुए बनाए रखता है। लोग प्रायः संगतकार की विफलता किसे समझ बैठते हैं? बच्चों, जैसा कि अभी आप ने देखा कि जब वो अपनी आवाज़ को नीचे करता है, लोग देखते हैं कि मुख्य गायक की भारी भरकम आवाज़ के सम्मुख संगतकार की आवाज़ दबी रह जाती है। संगतकार चाह कर भी अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठा पाता है। इस प्रकार संगतकार सदा के लिए संगतकार या मुख्य गायक का सहायक बनकर रह जाता है। संगतकार द्वारा अपनी आवाज़ को न उठा पाने को लोग उसकी विफलता समझ बैठते हैं। वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। भूत में, वर्तमान या भविष्य काल हो, संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता हर काल में रही है और रहेगी। संगतकार ही वह व्यक्ति होते हैं जो प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की सफलता में अपना अदृश्य योगदान देते हैं। ये लोग पर्दे के पीछे रहकर ऐसे व्यक्तियों की सफलता में विशिष्ट योगदान देते हैं, जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट के भोजन को स्वादिष्ट बनाने तथा उसे प्रसिद्ध दिलाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। बच्चों, संगतकार कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। संगतकार में त्याग की भावना निहित है, स्पष्ट है। संगतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी हुई है, जैसे कि ऊपर वाले भी प्रश्न का यही उत्तर है। और लास्ट पंक्ति जो आपने पढ़ा कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। लास्ट की पंक्तियों में भी इस प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा हुआ है। संगतकार में त्याग की भावना निहित है। संगतकार मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ में अपनी गूंज मिलाता है। वह भारी भरकम आवाज़ को कोमलता प्रदान करता है, सदा मुख्य गायक के कष्टों का निवारक रहा है। संगतकार उसके पीछे लगातार गाता रहता है और उसके बुझते स्वर माने जो राख होता है, जो धीरे धीरे उसका स्वर जो है वह दबने लगता है, ऐसे स्वर की यहाँ बात की जा रही है। उसके बुझते हुए स्वर को सहारा देने का काम करता है, संभाले रखता है। ऊंचे गाने की प्रतिभा होने पर भी वह मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर नीचा रखकर उसका सम्मान करता है, जो संगतकार की मनुष्यता है। बच्चों, निश्चित रूप से आप इस कविता को समझ पाए होंगे।
धन्यवाद।